हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ सरस्वती माँ से कि इस बार आप सभी का सीटेट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से करीब करीब 15 मैथ के पेडागोजी प्रश्न लाया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, खासकर परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक। ये आप लोगों के सामने पहला सवाल, पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? कहने का अर्थ यह है कि प्राइमरी लेवल पर जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके साथ कौन सा मेल नहीं खाता है। तो पहला देखते हैं, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, ये तो मेल खाता है उसके साथ। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, ये भी सही है। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये बात प्राइमरी लेवल पर मेरे दोस्तों मेल नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अपर प्राइमरी लेवल के लिए है, यानी कि प्राइमरी लेवल से थोड़ा ऊपर 6, 7, 8 ये सब क्लास के लिए है। ये आपका प्राइमरी लेवल में मेल नहीं खाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा मेल नहीं खाता है? तो सी नंबर मेल नहीं खाता है, तो यही हो जाएगा आपका। बाकी डी नंबर सही है। दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, ये सही है। तो आपसे कौन बोला है कौन सा मेल नहीं खाएगा? तो सी नंबर मेल नहीं खाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। इसमें कहना चाह रहा है कि कोई विद्यार्थी है जो कि अगर आप उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो आपको सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन उसी सवाल के जवाब को जब उसको कॉपी में बनाने के लिए बोलता है तो वो बच्चा असमर्थ हो जाता है। तो इसके लिए आप बच्चों को कौन सा उपचारात्मक युक्ति देंगे? तो पढ़ते हैं। ऑप्शन, संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तरीके सिखाने का बात नहीं है यहाँ पर, उससे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। अगर आप उनसे इस तरह अभ्यास कराते रहिएगा तो क्या कर लेगा, एक समय में वो याद कर लेगा चीजों को। तो समझेगा कब? वो याद नहीं कराना है ना हमको। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसे सब चीज आता है, वो आंसर दे सकता है, लेकिन वो लिख भी पाए इसके लिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसमें खाली स्थान भरने हो। बिल्कुल सही बात है। उसको आप ऐसा समस्या दीजिए जो कि पहले से थोड़ा बहुत सॉल्व है और आगे का सॉल्व वो विद्यार्थी करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसका उपचारात्मक युक्ति पूरा होगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर डी। डी सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि देखिए, छोटा बच्चा होता है वो अधिकतर चीजें प्राइमरी लेवल पर पैटर्न के माध्यम से सीखता है। पैटर्न यानी कि आकृति के माध्यम से सीखता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा अनिवार्य हिस्सा है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना। सृजनात्मकता का विकास होगा, थोड़ा बहुत कलात्मक गुणों का भी विकास हो सकता है, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना। देखिए दोस्तों, जहां भी आपको विद्यार्थी को आगे की कक्षा के लिए तैयार करना या फिर परीक्षा के लिए तैयार करना ऐसा शब्द देखने को मिल जाए मैथ पेडागोजी में या फिर सीटेट के एग्जाम में, तो उसको आपको गलत कर देना है, उसके साथ हमको नहीं जाना है। तो बी तो गलत हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, अरे नहीं, ये सब नहीं होगा। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और
संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ए नंबर से ज्यादा बेस्ट डी नंबर है, तो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है? विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रिया का आंतरिक और सामयिक वितरण। बिल्कुल सही बात है, यह तो है उसका इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू, क्योंकि बोल रहा है कि एक पुस्तक को एक अच्छा संगति का होना चाहिए, उसमें वैसा कंटेंट होना चाहिए जो कि शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को समझ में आए, उन सबका समावेश हो। ये तो सही बात है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कैसे गलत होगा? इसमें बोल रहा है पाठ्य पुस्तक यानी किताबों में जो भी किसी समस्या का समाधान दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको बच्चों को बता देना है। मान लीजिए कि बहुत विद्यार्थी ऐसा होता है जो कि किताबी भाषा को नहीं समझ पाता है, जिसमें उसमें किसी शिक्षक का अपना अनुभव भी देना होता है, तो वहां पर क्या करेगा शिक्षक? तो जो पाठ्यक्रम में, जो पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार से आपका योजनाओं को तय कर दिया गया है, हमको उस योजना पर नहीं चलना है। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? आपका ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो हमसे क्या पूछा है? गलत। तो गलत का भाई ये हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना एवं उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना। बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नीतियों में अनुकूलन और बदलाव की संभावना, ये भी होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई बच्चा जिस तरह से आप बता रहे हैं उस प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, तो उसे किसी अलग विधि से समझाइए, उस प्रकार समझ जाएगा वो। तो बी नंबर यहाँ गलत हो जाएगा, तो गलत का भाई गलत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाए। बिल्कुल सही बात है, यही सही हो जाएगा। जहां भी आपको किसी बच्चे को क्रियाकलाप कराने की बात आ जाए, गतिविधि के माध्यम से सिखाने की बात आ जाए, वास्तविक जीवन से जोड़कर बच्चों को सिखाने की बात आ जाए, तो इन सबको आपको सही करना है। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला नंबर ही हो जाएगा। अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा, देखिए किसी भी चीज का हमको परिभाषा नहीं देना है, परिभाषा देना आ जाए, व्याख्या करना आ जाए, रटकर याद करना आ जाए, इन सबके साथ नहीं जाना है। बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन इनसे भी ज्यादा बेस्ट कौन सा होगा जिसमें कि बच्चे किसी चीज को कर पा रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहा है कोई बच्चा, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? समकक्षी मूल्यांकन मतलब सहपाठी मूल्यांकन जो होता है, जो हमारा दोस्त यार होता है वो, उसके माध्यम से हम अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। तो कौन सा सही है इसके लिए? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि क्या होता है कि बहुत बार होता है कि अगर टीचर कोई चीज बता रहा है, तो अगर हम नहीं समझे लेकिन मेरा दोस्त समझ गया है, तो उनसे हम कोई वो चीज पूछ लेंगे कि बताओ आप कैसे इस चीज को समझ गए, तो फिर मेरा दोस्त हमको क्या करेगा? हेल्प करेगा मेरा। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझ जाते हैं। या फिर कई बार हम समझ लेते हैं, मेरा दोस्त नहीं समझ पाता है, तो फिर उसे बताते हैं, तो उसको बताना क्या हुआ? एक प्रकार से प्रतिपुष्टि देना हो गया। तो इस प्रकार से भी चीजें चलती है। तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। यह जोड़ों और समूह में नहीं किया जा सकता, नहीं, समकक्षी मूल्यांकन तो समूह में ही किया जाता है। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है, नहीं, योगात्मक मूल्यांकन का नहीं, यह एक पीयर असेसमेंट यानी कि स्वयं स्व आकलन का एक, क्या कहते हैं, स्व आकलन का एक उपकरण है। हाँ, यह एक स्व आकलन का उपकरण है, स्व आकलन का उपकरण है, स्व आकलन का उपकरण है। ठीक है,
यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। हम्म, ये भी सही है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट वही हो जाएगा कि कोई बच्चा अगर नहीं जान रहा है तो फिर उसे वो बताएगा। ओह, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? आपसे क्या पूछा है? हायर उद्देश्य। गणित की समस्या हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, समस्या हल करने में प्रवीण बनाना ले सकते हैं थोड़ा बहुत। उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना, देखिए आ गया ना, जहां भी आपको बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने की बात आ जाए तो उसको हमको गलत कर देना है, तो रोजगार के साथ नहीं जाना है। यानी कि इसमें इसमें आपका बी तो होगा ही नहीं, बी होगा ही नहीं। बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास, बिल्कुल सही बात है। बच्चों का मस्तिष्क का गणितीयकरण करने का क्या अर्थ होता है कि मान लीजिए टीचर कोई सवाल बोर्ड में लिख रहा है और आप बिना पेन पेपर उठाए उस सवाल का आंसर दे देते हैं, इसका मतलब आपका जो माइंड है, दिमाग है, उसका गणितीयकरण हो गया है, आपका सोचने का क्षमता बढ़ गया है, इसलिए तो आप बिना पेन पेपर उठाए आंसर दे देते हैं। तो यही सही हो जाएगा आपका। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण लक्षण है? पहला, संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। हम क्या बोले हैं कि किसी भी बच्चे को अगर दैनिक जीवन से जोड़ने की बात आ जाए, इस तरह से पढ़ाने की बात आ जाए तो उनको बढ़ावा देना है। और हर चीज एनईपी भी बढ़ावा देता है, एनसीएफ भी बढ़ावा देता है। संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों के द्वारा समझाना चाहिए। ये जहां भी आपको केवल देखने को मिल जाए ना, तो केवल को देखते ही गलत कर देना है। औपचारिक कलन विधि को भी नहीं देखना है। जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा, तो यानी कि ए और डी किसमें है? ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना को निरूपित करता है? देखते हैं। छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां खोज रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या है? इसमें कोई बच्चा सक्रिय रूप से किसी चीज को खोजने का बात कर रहा है, तो ये तो सही है। छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर बच्चा सीखेगा कम, नकल करेगा ज्यादा, तो इसके साथ हमको नहीं जाना है, इसके साथ नहीं जाना है। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों को तौर पर देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सी नंबर भी क्या आपका? सी नंबर और ए नंबर सही है कि शिक्षक जो है किसी विद्यार्थी को सिखा रहा है और जहां विद्यार्थी गलती कर रहा है उस गलती को वो एक अवसर के तौर पर देख रहा है। आपका एनसीएफ 2005 भी तो यही कहता है कि विद्यार्थी अगर गलती कर रहा है तो करने दीजिए। गलती से ही पता चलता है कि विद्यार्थी के सीखने में कहाँ पर कमी आ रहा है। तो ठीक है, तो ए और सी तो सही है, तो आंसर भी ए और सी ही हो जाएगा। ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। किससे? हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की
तुलना करना, बिल्कुल सही बात है। जहां भी किसी बच्चे को किसी संसाधन के माध्यम से, और वो भी कैसा, अस्थानीय संसाधन के माध्यम से किसी बच्चे को कोई चीज सिखाने का बात आ जाए, जैसे कि हथेली, पत्ता, पेंसिल, ये सब क्या है, स्थानीय संसाधन है जो हमारे आसपास हरदम रहते हैं, पेंसिल, नोटबुक, तो ये सबसे अच्छा संसाधन माना जाता है सीखने का, और क्षेत्रफल सिखाने का ये तो सबसे अच्छा संसाधन होगा। तो आपका यहाँ पर ए नंबर ही सही हो जाएगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, सबसे अच्छा ए नंबर ही होगा, तो यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करने का अर्थ यह हुआ कि वैसा कक्षा जहां बच्चा किसी चीज को करने में लगा हुआ है, कोई चीज सीखने में लगा हुआ है, गतिविधि कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना है। योग की परिकलन संबंधित समस्याओं पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है और छात्र हाथ खड़े करके उत्तर दे रहे हैं, तो ये उतना रचनात्मक नहीं हो रहा है, ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसको। शिक्षक ने श्याम पट पर विविध गणितीय पहेलियों को लिखा है और छात्र बारी बारी से एक एक करके उन्हें श्याम पट पर हल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसको, लेकिन और देखते हैं इससे बेस्ट हो जाए तो। शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिनतारा यानी कि अबेकस लेकर आया है और स्थानीय मौन सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधि में लगाए रखता है, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा सामूहिक रूप से और स्थानीय संसाधन के माध्यम से गतिविधि में लगा हुआ है ना, तो ये सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका सी नंबर उन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन है, तो सी नंबर ही आंसर हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, जहां भी बच्चों को आप देखिए कि गतिविधि कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है और अपने आसपास की चीजों द्वारा किसी चीज को सीख रहा है, तो आपको हमेशा उस ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी कहने का अर्थ यह है कि वैसे विद्यार्थी जो सही से देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए। और एक चीज ये भी है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का भी आविष्कार किया गया है। तो यहाँ मैथ से रिलेटेड देखते हैं। अब जैसे कि जियो बोर्ड हो गया, जियो बोर्ड क्या हो गया? तो जियो बोर्ड आपका हो जाएगा, ये एक प्रकार का एक लकड़ी का फट्टा रहता है और इसमें कील, जैसे कि हम लोग गांव में कांटी बोलते हैं, कांटी, कील ठुका हुआ रहता है, कील ठुका हुआ रहता है और इसी के माध्यम से किसी बच्चों को इसमें रबड़ फंसाकर, इस तरह रबड़ फंसाकर आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, इस प्रकार से, इस प्रकार से मेरे दोस्तों, इस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, जियो बोर्ड के माध्यम से। और कैसा? 2D, 2D आकृति बताया जाता है इसमें, 2D आकृति का ज्ञान दिया जाता है, 2D आकृति का। जियोजेब्रा, जियोजेब्रा होता है एक कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि कंप्यूटर में किसी बच्चे को कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी बच्चे को वर्ग, आयत या फिर शंकु, बेलन, ये सब का चित्र दिखाया जाता है। तो वहां तो बच्चा छू कर पता नहीं कर पाएगा कंप्यूटर में कि ये कौन सा आकृति का है, आयत का है कि वर्ग का है, लेकिन जियोजेब्रा में कोई भी बच्चा छू कर बता सकता है, जो कि जिसको देखने में कमी है वो भी बता सकता है, लेकिन जियो जेब्रा में वही बच्चा बता सकता है जिसके पास देखने की क्षमता सही से है। तो आपका ए नंबर हो जाएगा। गिनतारा आप लोग जानते होंगे कि प्राइमरी क्लास में ऐसे करके एक गिनतारा होता है, उसमें ये थोड़ा कंचा टाइप का भरा हुआ रहता है, तो इसे दृष्टिहीन विद्यार्थी भी बता सकते हैं कि इसमें कितना गोटी है, ये सब के माध्यम से बता सकता है। तो यहाँ पर आपका ए और सी हो जाएगा। अब ग्राफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर चलाने के लिए तो आपको दिखाई देना पड़ेगा आंख से सही रूप से,
तो आपका यहाँ ए और सी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास बिना समय लगाए समस्याओं या फिर सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। देखते हैं थोड़ा बहुत इसको। अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाला प्रश्नों का अच्छा ज्ञान। बंद अंत वाला नहीं, बंद अंत वाला नहीं, खुले अंत वाला प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं होगा। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। यह सबसे बेस्ट है कि जो भी टीचर किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है या फिर गणित का ज्ञान देना चाहता है या फिर गणित का ज्ञान देना चाहता है, तो वो सबसे अच्छा माध्यम यही होगा कि किसी बच्चे को जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़कर चीजों को बताइए, उससे वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो आपका सी नंबर ही बेस्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है। विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूक कराना, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना, विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन गृह कार्य देना। यहाँ गृह कार्य देने का बात नहीं हो रहा है कि किसी बच्चे का अगर 10 दिन स्कूल बंद है तो उसके लिए गृह कार्य दे दिया, गृह कार्य नहीं दे रहा है। यहाँ वो क्या करा रहा है, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित करा रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ वो विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित करा रहा है, तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऑप्शन के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है जहाँ की उसका पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो गया है, अब कोई काम नहीं है, चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। इस तरह के ऑप्शन के साथ आप लोगों को नहीं जाना है। यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, अरे नहीं, अवकाश के साथ नहीं जाना है। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। नहीं, देखते हैं। और आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हुए और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, यही आपका सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। यह है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। खेल के बारे में पूछा गया आपसे, तो गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, गणितीय खेलों के दौरान बच्चे का आकलन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, ये सही है, ये सही है। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं, नहीं, गणितीय खेल आम खेल की तरह नहीं होता है, उसमें भी कुछ नियम वगैरह होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका सिर्फ बी नंबर हो जाएगा। तो बी किस में है, ये रहा बी नंबर, तो यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने 15 क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अंत तक बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आपके लिए और पेडागोजिकल क्वेश्चन लाएंगे और कल आप लोगों के लिए लाते हैं ईवीएस का पेडागोजी क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी कंटेंट भी। ठीक है मेरे दोस्तों, धन्यवाद।